नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस कार्यक्रम में मैं योगेंद्र मुदगिल आप सभी श्रोताओं का वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी की अनुमति से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ और एक छंद पढ़कर उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि असाध्य से असाध्य रोग हो जाते हैं दूर दूर, आयुर्वेद सारे रोगियों का समाधान है। नित्य के विलासी खान पान सत्यानाशी हैं, जो कायाकल्प तो उन्हीं के स्वास्थ्य का विधान है। दूर दूर के निराश कर गए पूरी आस, होकर चकित देख रहा हिंदुस्तान है। यहाँ की दवा से जिनकी प्राण वायु लौट आई, उनके लिए तो नाड़ी वैद्य भगवान है। तो आइए, बहुत सारे रोगियों के भगवान नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश जी से मैं आपकी भेंट करवाता हूँ, परिचय करवाता हूँ। वैद्य जी विगत 20 वर्षों से बड़ जटिल और असाध्य श्रेणी के रोगियों के सरल निदान में व्यस्त हैं। आज की वार्ता इसलिए भी विशिष्ट है कि आज के भौतिक युग में, आज का जो विषय रहा है, आज की इस भौतिक युग में पीने के पानी की दुर्व्यवस्था के अंतर्गत आरओ नामक यंत्र का चलन हुआ, जिसने सारे ही समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक अंतराल के बाद आरओ के फिल्टर्ड जल के अनेक नुकसान सामने आए और प्राकृतिक पानी के मैग्नीशियम कैल्शियम की हत्या करता हुआ ये यंत्र समझ में आया। मैं वैद्य जी से सादर आग्रह करता हूँ कि वो आरओ से उत्पन्न होने वाले इन संभावित रोगों पर प्रकाश डालें। आदरणीय वैद्य जी। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। और स्वागत है अपने विशेष कवि योगेंद्र मुदगिल जी का, जो आज आपको उस समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं जिस समस्या को लोग रोगों का समाधान समझते हैं। लोग कहते हैं कि आपको विषाणुजन्य रोग पैदा ना हो, इसलिए पानी को फिल्टर करके लेना चाहिए। लोग उनका गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने उस सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न किया है कि आज हम फिल्टर करने के नाम से, पानी का संशोधन करने के नाम से एक विशेष प्रकार की जहर को अंदर लेकर के जा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में भी विशेषकर कहा गया है, जिस देश में, जिस काल में, जिस समय में जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ प्रकृति ने वहाँ के वातावरण के अनुसार रोगों का समाधान करने के लिए उनके औषधि में, पानी में, वायु में उसी तरह के कीटाणुओं का पदार्पण किया है। और जब हम अपनी प्रक्रिया के द्वारा उनको नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो स्वभावतः शरीर में रोग तो पैदा होंगे ही। जी, जैसे आपने देखा है, सर्दी ऋतु आ जाती है तो आपका नीचे का पानी, जो नलके का पानी बोलते हैं, पंप का पानी बोलते हैं, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। बाहर गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी ठंडा हो जाता है। यानी प्रकृति आपको उसी के अनुरूप वैसा ही चीज़ देने का प्रयत्न कर रही है। और वैसे ही अगर आप मान लो तरबूज को गर्मी के दिन छोड़ करके किसी और दिन में खाते हैं तो तरबूज का वो लाभ नहीं होता। 12 वर्ष के समय में पके हुए आम का जो फायदा है, वो 2 साल के पके हुए आम के अंदर वो गुण नहीं होता। क्योंकि जितना देश, काल और समय का प्रभाव था, उसका जो प्रभाव वहाँ की प्रकृति ने हमारे जल में दिया, हमने उसको उस ढंग से दूर कर दिया। बड़ा प्रचार हुआ, लोग लेने लगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि विदेशों के लोग भी जो हमेशा इस तरह के पानी का प्रयोग करते हैं, बहुत ही जल्दी पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार के भोजन को सहन करने की पावर नहीं रहती। थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा खिला देते हैं तो उनको बवासीर बन जाती है। थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं तो दस्त लग जाते हैं। हमारे भारत में भी अब ये समस्याएं, विशेष करके शहरों में जहाँ लोग आरओ का प्रयोग करते हैं, उनसे ये बीमारी पैदा हो रही है। क्योंकि इसने जिस कैल्शियम को ख़त्म किया, जिस मैग्नीशियम को ख़त्म किया, वही कैल्शियम अगर हम अंग्रेजी दवाओं के द्वारा पूरा करते हैं जी। आज देखिए, हर महिला कहती है, डॉक्टर कहता है जी आपके तो कैल्शियम ख़त्म होगा। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि आपने आरओ का पानी पिया था। उस कैल्शियम का प्रभाव ये नहीं कि हड्डियों पर है, हड्डियों से पहले रस्सात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जो हड्डी का निर्माण हो रहा है, आज मैं देखता हूँ कि नौजवान लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई, सभी को थायराइड हो गया। ये सब कैल्शियम की कमी से तो होता जा रहा है। क्यों थायराइड कम हुआ? क्योंकि एक तो पानी को उन्होंने बहुत ज़्यादा शुद्ध कर लिया। और फिर भी अगर आपको लगता कि आपके यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आपको उस पानी को घड़े में या
तांबे के बर्तन में या पीतल की टोकनी के अंदर डाल करके और उस पानी का प्रयोग करना चाहिए। सीधा जो हम आरओ से प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो पानी में उन्होंने नष्ट किया है उसके प्रभाव के कारण आज हमारा विटामिन डी खत्म हो गया, कैल्शियम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियों में दर्द होने लग गया। यहाँ तक कि डॉक्टर टेस्ट करके सीधा कहते हैं कि आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ गया, गठिया बताने लग गए जी। और गठिए के नाम पर भी वे हमारे को लुटाई कर रहे हैं। गठिए का इलाज नहीं करते, वो कहते हैं अनाल जैसी दवाइयाँ दे देते हैं। दर्द को दूर करने की दवा के प्रभाव के कारण शरीर पर एक और अन्य रोग पैदा हो गया कि आपकी रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो गई। जब रोग से लड़ने की ताकत खत्म हुई तो कुछ समय तक आपकी अनाल्जेसिक दवाओं ने आपके शरीर पर प्रभाव डाला, मैं मानता हूँ। नशे में आप रहे, मैं मानता हूँ, आपने कुछ समय तक उसको कम आभास किया, लेकिन जैसे ही वो नशा आपके शरीर में कम हो जाता है या नहीं लेते तुरंत उससे भयंकर पीड़ा होती है। अचानक पता चलता है कि इसको तो बोन कैंसर हो गया, क्योंकि गलत रास्ते पर चले, गलत सिद्धांत पर हम चले। और यही कारण है कि आज देखिए प्रत्येक रोग शरीर में आज बढ़ता जा रहा है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो आज ठीक हो रही है? आप बीपी को देख लीजिए, सारा जिंदगी बीपी की दवा खाते हैं, गठिया की दवा सारी जिंदगी खाते हैं, दवाओं के खाते खाते आपका बीपी बढ़ गया, दवाओं के खाते खाते पैरालाइज हो गया, अटैक हो गया, किडनी डैमेज हो गई। ये सभी इन्हीं दवाओं का प्रभाव है। जी। तो आयुर्वेद ने तो पहले ही कहा कि जहाँ आप रह रहे हैं प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा ही उसी के अनुरूप आपको साफ करके प्रयोग करना चाहिए। और साफ करने का साधन है, आप थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए, पानी के अंदर जो आ रहा है उसमें फिटकरी डाल दीजिए, उससे जो शोधन होगा वो प्राकृतिक शोधन है, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी लोगों ने इस तरह के पानी का प्रयोग किया, विशेषकर आपकी प्लास्टिक का भी तो शरीर पर एक कैंसर का प्रभाव है। आज देखिए कितने लोगों को कैंसर है, और कैंसर भी शायद मैं उन्हीं उच्च श्रेणी के लोगों में या मध्यम वर्गीय लोगों में मानता हूँ जहाँ आरओ के पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तो बड़ा भयंकर रूप आज देखने को आ ही रहा है, पर पता नहीं लोग किस तरह से, कैसे और कब समझेंगे। हमारा तो वेद का जो सिद्धांत है, वेद के उपवेद आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद तो यही कहता है कि देश काल समय के अनुसार औषधियों का, वहाँ की वनस्पतियों का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें वैद्य जी फिटकरी की मात्रा, अर्थात यदि हमारे पास 10 लीटर का कोई जग है तो उसमें फिटकरी की मात्रा कितनी रहे? मात्र 1 ग्राम फिटकरी, मात्र 1 ग्राम। हाँ जी, 10 ग्राम पर 1 ग्राम डाल दीजिए, वो 1 ग्राम आपका शोधन करेगा। और वो ऐसा शोधन करेगा कि शरीर में कहीं भी बनने वाले घाव को भी दूर करेगा, यहाँ तक कि आंतों के कैंसर, मसूड़े के कैंसर और पायरिया तक के रोग को खत्म करता चले जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक है, इसको हमने अनुसंधान नहीं किया, ये प्रकृति में मिलता है। प्रकृति प्रदत्त किसी भी खनिज का, किसी भी औषध का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं, अगर सही समय पर और सही सलाह से समय पर प्रयोग किया जाए। प्लास्टिक के बर्तन बहुत प्रयोग हो रहे हैं, आरओ भी प्लास्टिक के जार ही उसमें भी रहता है। इसके अलावा भी जितने बर्तन घरों में आजकल हो रहे हैं उसमें 90% बर्तनों का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया। माइक्रोवेव ओवन के माध्यम से प्लास्टिक के अंदर भोजन गर्म किया जा रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी विडंबनाएं हैं। हम लोग जी तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें जीना चाहिए उस प्रकार से जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन विडंबनाओं से जूझने का तरीका क्या रहे? देखिए, इनके जूझने का तो ये जब हम स्वास्थ्य के प्रति जागृत होंगे कि हमें स्वस्थ रहना है जी, और हम अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के ये संभव है। नहीं तो जिस माइक्रोवेव का वर्णन किया, इसकी जो किरणें हैं ये भी शरीर में कैंसर पैदा करती है। जी जी जी। इसलिए उपलों की आँच को उत्तम माना गया है, सरकंडे की आँच को उत्तम माना गया है। उस आँच के अंदर जो भोजन पकाया जाता है वो आपका विषाणु रहित है, इम्यून सिस्टम को पैदा करता है, और शरीर में इस तरह के रोगों को जो एसिड जन्य है, इनको हम एसिड जन्य बोलते हैं, केमिकल जन्य बोलते हैं, ये रोग आपके स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हमें उस पर जाना पड़ेगा, लेकिन आज के जीवन में ये संभव नहीं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मेरे साथ एक साथी बैठा था, वो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि वैद्य जी गौ माता कहा गया है, लेकिन गौ का हाल क्या हो रहा है? गौ का जो हाल हो रहा है और गौ माता जो कहा जा रहा है, उस समय पर हमारी स्थितियाँ थी। एक हमारे घर में गाय रखते थे जी, गाय का दूध पीते थे तो दूध के कारण अमृत समझते थे। लेकिन आज भागदौड़ की इस दुनिया में जहाँ 14-14 मंजिले फ्लैट बना दिए गए, रहने की व्यवस्था लोगों को नहीं मिल रही, वहाँ गाय और भैंस हम कहाँ से रखेंगे?
समय के अनुसार, देश के अनुसार स्थितियां जो हमारी बदलती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सब पैक्ड आ रहा है, और जैसे कि आपने कहा सब जगह प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ें हैं आज जो पूरे संसार को रोगों से ग्रसित कर रही हैं। एल्यूमिनियम का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ें, और ओवन में तो आप प्लास्टिक का ही शायद वो होता है, जी जी जी, उसी में वो जी, पकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, और आयुर्वेद में भी चरक का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि चरक एक हमारी शाश्वत पुस्तक है। उसमें इन चीज़ों का बड़ा वर्णन किया गया है, इन चीज़ों को प्रकृति विपरीत बताया गया है, और प्रकृति विपरीत जो भी आहार विहार दिनचर्या है वो सब रोगों को पैदा करती है। तो इस प्रकार के जल के सेवन से वात रोगों की अधिकता ज़्यादा रहती है, या कफजन्य रोगों की, या पित्तजन्य रोगों की? क्योंकि जो केमिकल जन्य है, जी वायु का गुण है लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त और कषाय। जी। आप आरओ का पानी पी करके देखिए, आपको कषाय लगेगा, तिक्त भी है, उष्ण भी है, तीक्ष्ण भी है। तो ये सभी वायु को प्रभावित करते हैं, और मनुष्य के जितने भी रोग हैं वो वायु से ही प्रभावित होते हैं। जी। कहावत है हमारे यहाँ कि मनुष्य को वायु से मृत्यु होती है, वायु विकृत हो जाएगी तो मनुष्य जिंदा नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ। हाथी कफ से मृत्यु प्राप्त करता है, उसके कफ को कंट्रोल करना चाहिए, और घोड़े को पित्त से कंट्रोल करना चाहिए। अगर घोड़े में पित्त बढ़ गया जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वा गति गंधन प्रसार्यति इति ही वायु उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर सहवाते न सिद्धते। कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं, उन्मेष निमेष, फैलना सिकुड़ना। कई बार लोग कहते हैं जी भयंकर कब्ज हो गया, पिछले 15 साल से कब्ज का रोगी हूँ, बड़ा इलाज कराया ठीक नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ कब्ज का कारण ये नहीं था कि किसकी अग्नि मंद, अग्नि तो तीव्र है, जो केमिकल का प्रयोग किया, आग तो तेज है, लेकिन वहाँ आते काम नहीं कर रही। जी जी जी। तो वहाँ एक नाड़ीवैद्य इस बात को समझता है कि भी उसको ये देखना चाहिए कि यहाँ कब्ज का कारण केमिकल है, या अग्नि की मंदता है, या उसके इंटेस्टाइन सिस्टम का, पाचन संस्थान का कमजोर होना। ये पाचन संस्थान का एक किस्म से पैरालाइज है, वो पैरालाइज हो गया, आते काम नहीं कर रही, गर्मी अधिक है, अंदर सब सूख गया जी। तो कहते हैं सब कुछ भरा हुआ है, मुझे तो लगता है सब पेट में पड़ा हुआ है, और वो गर्मी दिमाग में चढ़ जाती है, उसको एक ही बात दिमाग में घूमती है। कई लोग तो मनोरोगी की तरह आते हैं, बोले जी क्या करूँ, पिछले 15 साल से पेट टाइट रहता है, थोड़ा सा पानी पिया तो टाइट, दवाई खाता हूँ पतला पतला दस्त आता है, उसके साथ वायु ज़्यादा निकलती है, शांति तब भी नहीं होती है। क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि तीनों प्रकृतियों का नाश करता है आरओ का जल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे संभावित रोगों के निदान के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेद कहता है पित्त पंगु कपंगु पंगो मलधात्व है, वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु इधर से उधर लेकर के जाती है, जी, उसी तरह से शरीर के भी पित्त और कफ जन्य वायु और वायुजन्य रोगों को भी विकृत वायु ही प्रभावित करती है। और विकृत वायु को यानी त्रिदोषों को जी, अगर हमें समन करना है तो आयुर्वेद कहता है कि घी से उत्तम कोई चीज़ नहीं। इसलिए हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, कि जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। जी, क्योंकि घी जो है त्रिदोषघन है। लेकिन आजकल इन अंग्रेजी डॉक्टरों ने क्या किया, जब भी किसी रोग में डॉक्टर जाता है, पेशेंट जाता है, कहते घी बंद कर दे, दूध बंद कर दे, क्या पिए, चाय पीना है, दूध में भी पत्ती डालनी है। और आजकल तो एक ट्रेंड बना दिया कि दूध नहीं डालना, काली चाय पीनी है। क्या है ब्लैक टी, ब्लैक टी, कोई ग्रीन टी, पता नहीं कितने प्रकार की टी इन्होंने बना दी है। लेकिन टी तो टी है, हरी मिर्च खाई या लाल मिर्च खाई, मिर्च तो मिर्च है, उसका गुण थोड़ी बदल सकता है। उसका गुण जो है वो वायु को बढ़ाने वाला है। जब वायु शरीर में बढ़ जाएगी तो वायुजन्य रोग पैदा हो जाएंगे। जी जी, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में यही कहते हैं कि भाई आप दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, काफ़ी हद तक तो हम ठीक हो ही जाएंगे। अब लोग रात भर जगते रहते हैं, रात भर जगने से भी वायु प्रकोपित होती है, पित्त प्रकोपित होता है। आप एक रात जग करके देखिए, आंखें लाल हो जाएंगी, जलन पैदा हो जाएगी। दोपहर के खाने और दोपहर के सोने से भी पित्त और वायु दोनों विकृत होती हैं। ये डॉक्टर जो हैं आपको ये कहते हैं ये लंच कीजिए। आयुर्वेद तो कहता था पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, जी, पहले भरपेट भोजन करो। सुबह उठते ही पहले आपने देखा होगा कि हम बासी भोजन करते थे, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती थी। रात की रखी हुई रोटी को सुबह सुबह खाते थे, बड़े ताकतवर और बलिष्ठ रहते थे। क्योंकि जो गरम गरम भोजन आप प्रयोग कर रहे हैं, ये भोजन भी आपकी हड्डियों की कैल्शियम को ख़त्म कर रहा है।
जो पानी आप प्रयोग करें ये भी आपके नहीं, कैल्शियम। पानी में तो है ही नहीं कैल्शियम, पानी का तो कैल्शियम और मैग्नीशियम समाप्त पहले ही हो रहा है। जिस पानी से खत्म हो अंदर जाके भी तो खत्म करेगा ना, जी, जो जी, अंदर जी। बचा हुआ है उसको भी खत्म उसको भी करेगा। खत्म करेगा ये, इसलिए तो बिल्कुल घोर वो होगा ना। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं भी चाय भी आप पियोगे तो चाय भी तो वो चीज बढ़ा रही है, बिल्कुल डबल हो जाएगा, डबल काम हो ये जाएगा। तो दोगुना हो जाएगा। दोगुनी स्पीड से आपके अंदर रोग बढ़ने लग जाएंगे। तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि उस दौरान जब हम आरओ के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उस दौरान हम जो दवा लेंगे उसका प्रभाव भी हमें पूरा नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, आयुर्वेद यहाँ क्या कहता है कि शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा कर दो। जी आपके अंदर जो ब्लड बनेगा, बाहर से जो भी चीज़ आई उसको वो अपने आप साथ में बना लेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस आया, जो मॉडर्न साइंस आई, इसने बैक्टीरियोलॉजी पर काम किया, जी। इसने केमिकल थेरेपी पर काम किया, जी जी इसने अंदर केमिकल छोड़े। केमिकल ऑलरेडी हमारे अंदर था, तो हम बीमार होने ठीक होने के बजाय बीमार पर बीमार होते चले गए। लेकिन चरक में जो सबसे पहला अध्याय है उसका नाम है रसायन चिकित्सा। इन लोगों ने रसायन चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। आतुरस्य विकार प्रशमनम, रोगी को रोग से मुक्त करना है, ये आयुर्वेद कहता है। लेकिन उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की। जी लेकिन हमने जब अपने 35 वर्ष के अनुभव में देखा कि आज रोगी बढ़ते जा रहे हैं, कमी कहाँ है, तो हमने रसायन का निर्माण किया। और मैं तो अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि महाभारत में भीम के नाना ने जिस रसायन को खिलाया था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ, जी ऐसा ही रसायन अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को खिलाया था, जो बूढ़े थे जवान हो गए। आज हम च्यवनप्राश बनाते हैं, हमारी खांसी भी नहीं जाती। तो हमने निर्णय लिया कि हमें रसायन बनाना चाहिए। लेकिन रसायन में जब आगे पढ़ा कि रसायन कौन बना सकता है, जिसकी जीवन शैली वैसी ही हो, जो गऊ का सेवक हो, जो माता पिता की सेवा करे, यानी उसी तरह से यज्ञ इत्यादि करते हुए जो औषधियों का निर्माण करेगा, वही रसायन बनाने में सफल होगा। तो हमने अपने यहाँ जो स्टाफ रखा वो सभी हमारे यहाँ यज्ञ करते हैं, जी 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 खुश रहते हैं। और हम स्वयं भी इसी परिवेश में इसलिए आए कि हमें भी अपने उन नियमों का पालन करते हुए रसायन का निर्माण करना चाहिए। और आज इस रसायन से मैं देखता हूँ कि पूरे विश्व के लोग रसायन का आनंद ले रहे हैं, उनके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा हुई। लेकिन ये रोग की ताकत तभी बनी रहेगी जब हमारा आहार विहार और विचार ठीक होगा। आहार के लिए हमें भोजन में घी खाना चाहिए। जैसे हम गेहूँ लेते हैं तो उसमें 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर के मोटे आटे की रोटी, सैंधव नमक का प्रयोग करना चाहिए। जो बाजार के नमक है सब हमारे अंदर बीमारी पैदा कर रहे हैं। जी 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 सैंधव नमक का प्रयोग किया जाए, अच्छा घी रख करके खाया जाए। और आज के युग में हमारे इस वातावरण में मूली सबसे सर्वाधिक उत्तम चीज़ है। सुबह के भोजन में अगर आप मूली और मूली के ऊपर जितने पत्ते लगे हैं उतना सलाद अगर खाते रहें, भोजन में आप नमक डाल करके और घी डाल करके प्रयोग करते रहें, अगर गाय की सेवा करके वो दूध आपको मिल जाता है तो अति उत्तम हो जाता है। दिन भर आप कुछ मत खाइए, सारा दिन जो पानी पिएंगे, पानीयम प्राणिनाम प्राणा, भले ही आपका पानी गंदा है उसको आपने शुद्ध कर लिया। और अगर आरओ से ही शुद्ध करना है, अगर बचना है तो ठीक, आरओ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिटकरी डाल करके ठीक कर लीजिए। लेकिन आप लोगों में इतनी भ्रांतियाँ फैला दी है, तो वहाँ उस आरओ के पानी को सुबह सुबह आप घड़े में डाल दीजिए, मिट्टी के घड़े में, शाम तक उसका प्रयोग कीजिए। जी 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 या पीतल की टोकनी या जो हमारे दूसरे जो धातुओं के बर्तन आते हैं उसमें उसको डाल करके उस पानी का आप प्रयोग करें, तो किसी हद तक हम इस आयोडीन रहित, मैग्नीशियम रहित, कैल्शियम रहित इस आरओ के जहर से बच सकते हैं। वैद्य जी, तांबे के बारे में एक मान्यता रही है कि तांबा कफजन्य रहता है, उसके अंदर पड़ा हुआ पदार्थ कफजन्य हो जाता है। और पीतल के बारे में रही है कि वो पित्तजन्य कर देता है। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, मेरा आयुर्वेद में जहाँ तक संबंध है उसमें तो पीतल को भी पित्तजन्य माना गया है और तांबे को भी कफजन्य माना है, पित्तजन्य माना है। ये दोनों कफ को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि तांबे में जहर होता है। जी नीले थोथे में तांबा होता है। आप देखिए नीला थोथा उग्र है या ठंडा है। अच्छा अच्छा जी जी तो तांबा भी पित्त प्रकृति का है, पीतल भी पित्त प्रकृति का है। अगर शीतल प्रकृति का है तो घड़े का है, इसलिए मिट्टी के बर्तन को उत्तम माना गया। मिट्टी के बर्तन, घड़े का पानी, मिट्टी के बर्तन का जो पानी है जी, जी, ना, वो अति उत्तम माना गया। वो त्रिदोष गण है, तीनों दोषों को शमन करता है।
हमें वहीं आना पड़ेगा जहाँ से हम चले थे। कुल मिलाकर बात यही सिद्ध होती है। आपने मूली का जिक्र किया था कि मूली के पत्तों का सेवन नमक के साथ यदि हम करते हैं तो वो अच्छा, किंतु इस समय इस रासायनिक युग में जितना पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक इन पत्तेदार सब्जियों पर छिड़का जा रहा है, ऐसे में वो शुद्ध पत्ते कहाँ से आएंगे? लेकिन मूली का जो अपना गुण है, जैसे पानी चाहे आप कितना गर्म कर दीजिए, जी। वो अग्नि को बुझाता है, उसका अपना गुण तो वही है। तो मूली का अपना गुण तो आपके लीवर को मजबूत करना है। जी जी वो लीवर को तो ठीक करेगा। जी। और औषधियों का तो लीवर को ठीक करने का काम ही नहीं है, वो भी लीवर को डैमेज करते हैं, केमिकल भी डैमेज कर रहा है। उन पत्तेदार सब्जियों को तो बगैर खाए तो आप मानते नहीं। जी जी तो खाएंगे तो इससे अच्छा उसको खा लें, कम से कम वो लीवर को तो मजबूत वो करेगा। करेगा। अगर बिल्कुल 100% काम करता था आज 20% कर देगा, जी, तो जी, 20% तो हमारे लीवर की रक्षा होगी। जी 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 जी। और पर्यटन क्या है कि भाई हमें ये करना चाहिए कि स्वयं जो है अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा स्थान, जैसे विदेशों में आजकल मैं कई देशों में गया हूँ, तो वहाँ देखा कि सब लोगों के प्रति कुछ ज़मीन है, वे लोग खुद अपना बोते हैं, खाते हैं। जी तो जी, हमें भी अपने यहाँ से अपने गार्डन में बनानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें उगानी चाहिए जहाँ कोई केमिकल ना डाला जाए, वहाँ गऊ के जी, गोबर जी, का जी, खाद डाला जाए, अपने हाथों से उसको बना करके खाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि एक आदमी अपने घर के अंदर उतनी चीज़ें उगा सकता है जितना कि वो बाहर बिल्कुल से जहर बिल्कुल लेता है, बेशक, उससे बिल्कुल बचा ठीक, जा बिल्कुल सकता है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल और ठीक। आज के लोग जो उसको कहते हैं असभ्य, मैं कहता हूँ वो विद्वान व्यक्ति थे। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, जो ठीक दिनचर्या थी वही स्वस्थ जीवन का रहस्य था, उसी पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपके कहने का भाव ये है कि हमें स्वयं जो सिद्ध करके जो भी खाएंगे वो अच्छा रहेगा। नहीं, इसके साथ साथ ये भी भाव है कि मेरा जो रसायन है उसको जो प्रयोग करेगा, क्योंकि लिखा है जरा रुग्य मृत्यु नाशाय नश्यते हो रसोमत है, कि रस वो है, रसायन वो है जो शरीर में बुढ़ापे को नहीं आने देता, किसी भी प्रकार के रोग को नहीं आने देता, जो अकाल मृत्यु को भी दूर कर देता। यानी आपके रोग से लड़ने की ताकत जो चीज़ पैदा करेगी वो शुद्ध धातुओं से मैंने बनाया, जी जी और अपने हाथों से भावों से भावित करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाया है। तो आज के इस वातावरण में रोगों से बचने के लिए, रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करने के लिए आप एक बार मेरा रसायन खा करके देख लीजिए, जी, ये सारे जहर को नष्ट कर देगा। जल और भोजन से उत्पन्न जितनी भी विकृतियां हैं उन सभी में रसायन काम करता है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।